नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और उनसे संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का पहला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न हमने कल हल कर लिए थे कल वाले वीडियो में, तो आज के बाकी बचे 15 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। तो जहोदा के अनुसार बताना है कि कौन सा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है। क्या निर्भरता, क्या फिर निर्भर मतलब दूसरों पर डिपेंड रहना, समाज से अलग हो जाना, या फिर स्वतंत्रता, या फिर स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो देखिएगा साथियों, व्यक्ति स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा तो वो कभी भी, चाहे जहोदा हो या किसी के अन्य के अनुसार भी हो सकता था, तो हम अपने अनुसार भी अगर इस चीज़ को देखें तो व्यक्ति स्वयं के प्रति अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा, पॉजिटिव वे रखेगा, ऑन सेल्फ मतलब स्वयं के प्रति, तो वो व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से आघात या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि जहोदा के अनुसार पूछा गया है कि आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से कौन सा है। तो यहाँ पर स्वयं के प्रति अगर व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, तो उसे कभी भी मानसिक बीमारियाँ छू ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, हमें स्वयं के प्रति सबसे मुख्य अगर हम बात करें तो स्वयं के प्रति हम सकारात्मक रहेंगे तो हमें कोई भी मानसिक आघात नहीं सहन करना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर जहोदा के अनुसार सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का घटकों में कौन शामिल हो सकता है, तो वो होगा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिएगा साथियों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ZPD, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ZPD। एक और अवधारणा स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई। तो स्कैफोल्डिंग और ZPD, स्कैफोल्डिंग और ZPD, ठीक है, ये स्कैफोल्डिंग की अवधारणा हो गई। और ZPD, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी इन्हीं ने प्रतिपादित की। किसने, तो हम बात कर रहे थे वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी दी है और ZPD की भी। तो हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि वाइगोत्स्की ने ZPD के अंतर्गत क्या रखा है और स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत क्या रखा है। तो ZPD उसे कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो प्रश्न में हमारे यही पूछा गया है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है आपका। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर सकता है, इसके बीच का अंतर कहेंगे। या फिर अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से बुद्धिमत्ता का पता चलता है, या फिर बच्चा अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित करता है, या फिर सब कुछ स्वयं ही खोज लेना। तो देखिएगा साथियों, ये सभी ऑप्शन देखने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन ZPD का अच्छे से वर्णन कर रहा है ये बताना है। तो ZPD में क्या होता है कि बच्चा बिना शिक्षक किसी की सहायता से क्या कर सकता है, मतलब वो उनको देखकर जरूर करता है, परंतु क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी ये बीच का, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, और बच्चे बड़ों को देखकर क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके जो बीच का अंतर पाया जाता है वो ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की अवधारणा कही है। किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वाइगोत्स्की ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया साथियों, वाइगोत्स्की महोदय ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब बच्चा किस प्रकार से समाज के संदर्भ में रहकर संस्कृति से अर्जित करता है, और उन्होंने ZPD की अवधारणा पर महत्वपूर्ण फोकस किया, ZPD। और एक और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित की गई। तो स्कैफोल्डिंग और ZPD, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग वो होता है जो बच्चा बड़ों को देखकर या फिर बड़ों को की प्रत्यक्ष सहायता से जो काम करता है उसको स्कैफोल्डिंग कहा गया। जबकि जो बच्चा बड़ों के द्वारा नहीं करके स्वयं करता है और उनके बीच का जो अंतर पाया जाता है वो कहा जाता है ZPD। तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो एक बच्चा बिना किसी सहायता से कर सकता है और बिना किसी मार्गदर्शन के साथ वह हासिल क्या क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है, ZPD। तो यहाँ पर समीपस्थ विकास किसको कहेंगे हम, कि एक बच्चा बिना सहायता क्या क्या कर सकता है उसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा समीपस्थ विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? तो साथियों, थार्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार के नियम बताए। 3 प्रकार के कौन कौन से नियम बताए, वो आपके ऑप्शन में ही दिख रहे हैं आपको। एक तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो देखिएगा साथियों, आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, थार्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? तो तैयारियों का नियम किसको बोलते हैं हम? तत्परता के नियम को। थार्नडाइक ने बताया है कि तत्परता का नियम ही मानसिक तैयारी का नियम कहलाता है। थार्नडाइक के द्वारा क्या बताया गया है कि तत्परता का नियम ही मानसिक तैयारियों का नियम कहलाता है। तो तैयारियों का नियम कौन सा हो जाएगा? तत्परता का नियम। तत्परता मतलब कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा तभी आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे कि थार्नडाइक ने एक घोड़े के का उदाहरण देकर कहा था कि आप घोड़े को वहां तक ले जा सकते हो, कहाँ तक? तालाब तक या फिर पानी के पास ले जा सकते हो, परंतु उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते जब तक वो तत्पर नहीं है, वो तैयार नहीं है। तो तत्परता का नियम तैयारियों का नियम भी कहलाता है। इसको तैयारियों का नियम, मानसिक तैयारी का नियम कहा किसने है? तो ये वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है, किसके संदर्भ में कहा? थार्नडाइक के सिद्धांत में जो तत्परता का नियम है उसको ही वुडवर्थ ने क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम कहा है। तो ये हो गया हमारा तत्परता का नियम, जो कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों में शामिल है। पहला तत्परता का नियम, जिसको मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को क्या क्या कह सकते हैं हम? उपयोग व अनुपयोग को। और तीसरा जो प्रभाव का नियम है, ये तो हो गए अभ्यास के नियम की बात। अब जो प्रभाव का नियम बचा है उसको क्या क्या कहते हैं? संतोष असंतोष का नियम भी इसको कहा जा सकता है, और प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी इसको कहा जा सकता है। तो देखिएगा साथियों, तत्परता के नियम को क्या कह सकते हैं हम? मानसिक तैयारी का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम। जबकि प्रभाव के नियम को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम भी कहा जा सकता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न। थॉर्नडाइक ने कब? 1913 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये इन्होंने सीखने के नियम देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसके थॉर्नडाइक के नियम को और क्या क्या कहा जा सकता है? तो थॉर्नडाइक के नियम को उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको एसआर थ्योरी भी कहा जा सकता है, एसआर टाइप थ्योरी, क्योंकि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा इन्होंने सीखने को महत्वपूर्ण माना है, इस कारण इसको एसआर टाइप थ्योरी भी कहा जा सकता है। दूसरा, संबंधवाद भी कहा जा सकता है इसको, यानी कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी इसको कहा जा सकता है। इसको थ्योरी ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, चयन का सिद्धांत कह सकते हैं हम इसको, और प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। तो ये इतने नाम कौन से सिद्धांत के हैं? तो थॉर्नडाइक का जो सीखने के नियम है उसको हम इतने सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। तो थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में प्रतिपादित किया गया ये नियम। और कौन से नियम को तैयारियों को नियम कहता है? तो वो लॉ ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं तत्परता के नियम को तैयारियों का नियम या फिर मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में। वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलते हैं, या फिर बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं? शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करता है, या फिर शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक जो अधिगम की पद्धति है उसमें क्या करता है? शिक्षक जरूरत पड़ने पर ही इनपुट देता है, मतलब अपना कार्य शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र तरीके से करने देता है। वैज्ञानिक की जो अनुसंधानात्मक पद्धति है ना, उसमें जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं बच्चे, तो उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, और जब जरूरत पड़े शिक्षक की तब ही शिक्षक उसमें इंटरफेयर करता है या फिर अपना इनपुट प्रदान करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक जरूरत पड़ने पर ही इनपुट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक बच्चे को उसके शिक्षकों का द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है। मतलब एक बच्चा है, उसको मतलब शिक्षक ध्यान से देख रहा है क्योंकि शिक्षक मानता है कि उसका वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसके साथियों के लिए परेशानी बना हुआ है। भले ही बच्चा ने कुछ भी गलत नहीं किया हो, परंतु वो शिक्षक क्या करता है, उसके ऊपर शक करता है। तो ये निम्नलिखित में से कौन किसका वर्णन कर रहा है? क्या एल्गोरिथम का वर्णन कर रहा है, या फिर परागमन तर्क का वर्णन कर रहा है, या फिर अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक का यानी स्वानुभवी की? और अगला है समन्वयन ह्यूरिस्टिक यानी स्वानुभवी की। तो देखिएगा साथियों, ये अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक यानी हम इसको रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक भी जान सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक के अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या है उसके बारे में हम पहले से ही जो धारणा, भले वो व्यक्ति वो हो नहीं, परंतु उसके बारे में हम पहले से जो धारणा बना लेते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक।
मतलब कोई भी व्यक्ति सामने से जो आपको वेशभूषा दिख रही है उसके अनुसार आप उसको उस व्यक्ति की मन में आपके मन में धारणा बना लेते हैं, उसको कहते हैं अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। चाहे कोई डॉक्टर हो परंतु वो जींस में रहेगा तो आप उसको मतलब डॉक्टर नहीं समझेंगे, आप उसको कुछ अलग ही समझेंगे। तो वो उस चीज़ का आपके मन में मतलब दूसरी धारणा जो बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक। मतलब बच्चा गलत नहीं है परंतु आप उसको समझते हैं कि वो दोस्तों को परेशान करता है और उसके बारे में हम मतलब उस पर नज़र रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभ्यावेदन ह्यूरिस्टिक यानी स्वानुभूति भविकी के नाम से जाना जाता है और रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़े या वंचित बच्चे कौन हैं? पिछड़े बच्चे कौन कहलाते हैं यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन किसे कहा जा सकता है? क्या मंद अधिगमकर्ता को, विलक्षण अधिगमकर्ता को, दिव्यांग अधिगमकर्ता को या फिर असाधारण अधिगमकर्ता को? तो देखिएगा साथियों, जो स्लो लर्नर होते हैं यानी मंद अधिगमकर्ता जो धीमी गति से सीखते हैं उन बच्चे को ही पिछड़े बालक कहा जा सकता है। विलक्षण यानी बहुत अच्छे जो बच्चे होते हैं उनको मंद नहीं कहा जा सकता, उनको हम विशेष बालक कह सकते हैं। परंतु मंद बच्चे वही होते हैं यानी पिछड़े या फिर वंचित बच्चे वही होते हैं जो मंद गति से सीखते हैं, स्लो गति से सीखते हैं, उसको ही मंद अधिगमकर्ता यानी पिछड़े या वंचित बालक कहा जा सकता है। और विलक्षण और दिव्यांग इनको हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक यानी दिव्यांग बच्चों को तो विशिष्ट बालक कहा जाता है या फिर CWSN कहा जा सकता है उसको। CWSN का अर्थ होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। और जो विलक्षण बालक होता है उसको असामान्य बालक बोल सकते हैं हम या फिर विशिष्ट बालक बोल सकते हैं। और असाधारण अधिगमकर्ता भी विलक्षण अधिगमकर्ता की ही पहचान है। परंतु हम वंचित या पिछड़े बालक उनको ही कह सकते हैं जो मंद गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है। देखिएगा साथियों, चिंतन की बात आ गई यहाँ पर। तो चिंतन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है चिंतन? दो प्रकार से। एक तो स्वाली चिंतन होता है और एक यथार्थवादी चिंतन होता है। स्वाली चिंतन उसे कहते हैं जो हम कल्पना करते करते सोचते हैं ना किसी भी चीज़ की, जैसे कि हम राजा बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, वो जो चीज़ हम कल्पना, हम स्वप्न में या फिर कल्पना में जिस चीज़ को सोचते हैं वो स्वाली चिंतन के अंतर्गत आता है। और एक यथार्थवादी चिंतन आता है। यथार्थवादी चिंतन में चार रूप होते हैं। कौन कौन से? चार रूप होते हैं। तो देखिएगा साथियों, पहला जो रूप होता है वो अभिसारी चिंतन, दूसरा रूप होता है अपसारी चिंतन, तीसरा रूप होता है रचनात्मक चिंतन जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। ये यथार्थवादी चिंतन का रूप बता रहा हूँ मैं आपको। चिंतन दो प्रकार से होता है, एक तो स्वाली चिंतन और एक यथार्थवादी चिंतन। तो यथार्थवादी चिंतन में जो सच्ची बातें होती है उनका चिंतन किया जाता है और स्वाली चिंतन में काल्पनिक बातों का। तो यथार्थवादी चिंतन भी चार प्रकार का होता है। यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है। एक तो होता है, मैंने बताया आपको, यथार्थवादी चिंतन में अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर रचनात्मक चिंतन से प्रश्न पूछा गया है आपके कि रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है। कौन सा होगा अंतिम चरण? क्या ऊष्मायन, सत्यापन, तैयारी या मूल्यांकन? तो जो रचनात्मक चिंतन होगा उसका आखिरी चरण कौन सा होगा? सत्यापन करना। क्योंकि जो आखिरी का चरण हो जाता है वो सत्यापन करना कहलाता है। तो रचनात्मक चिंतन यानी जो क्रिएटिव बालक होता है, जो क्रिएटिव तरीके से सोचता है, उसका आखिरी स्टेज क्या होता है? सत्यापन करना, न कि मूल्यांकन करना। मूल्यांकन नहीं आएगा यहाँ पर। रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण कौन आएगा? सत्यापन करना। तो एक तो अभिसारी चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन होता है, एक रचनात्मक चिंतन होता है और एक विश्लेषणात्मक चिंतन होता है। तो ये यथार्थवादी चिंतन के भाग है। जबकि एक होता है स्वाली चिंतन, जिसको कल्पना में सोचा जाता है, वो स्वाली चिंतन होता है। और यथार्थवादी चिंतन में पहला हम पढ़ रहे थे अभिसारी चिंतन। जो मतलब अभिसारी चिंतन क्या होता है कि जो पीछे अच्छे बालक होते हैं, यानी हम मान सकते हैं कि जो क्रिएटिव नहीं होते, रचनात्मक बालक नहीं होते हैं, परंतु जो उच्च अधिगमकर्ता होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो उनमें पाई जाती है अभिसारी चिंतन की। और जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें अपसारी चिंतन की बुद्धि पाई जाती है। और रचनात्मक चिंतन में, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव तरीके से सोचना, तो वो रचनात्मक चिंतन होता है। एक विश्लेषण चिंतन होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण, तो रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण होता है वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना द्वारा बनाई गई थी। डाल्टन योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? क्या जॉन ड्यूई के द्वारा, फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा, फ्रांसिस डाल्टन के द्वारा या फिर हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा? तो जो डाल्टन योजना थी वो न तो जॉन ड्यूई के द्वारा बनाई गई, ना ही फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा और ना ही फ्रांसिस डाल्टन के द्वारा। जो
डाल्टन योजना बनाई गई थी, यानी डाल्टन प्लान जो विकसित किया गया था वो हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा विकसित किया गया था। हेलन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन योजना किसके द्वारा? हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक छात्र को मातृभाषा में सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसको आसान बनाता है? यह बोध को आसान बनाता है, संवेदन को आसान बनाता है, रचना या सृष्टि को आसान बनाता है, या फिर प्रजनन को आसान बनाता है। तो एक बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में, यानी उसकी मातृभाषा कुछ भी, उसको सीखने की अनुमति देंगे तो वो उसके अवबोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध के स्तर को उच्च बनाएगा। तो यहाँ पर आसान क्या 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 बना सकता है? तो अवबोध मतलब उसके समझने का जो स्तर है उसको आसान बनाएगा। अगर हम उसको मातृभाषा में सीखने की अनुमति देंगे तो वो उसके अवबोध के स्तर को आसान बनाएगा। सीधा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत है। अभी हमने प्रश्न पढ़ा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD। तो ZPD की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? यही प्रश्न पूछा गया है आपसे। बहुत सरल प्रश्न है। क्या कोल्ब के द्वारा, क्या पियाजे के द्वारा, डेव के द्वारा, या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था? ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास, और यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया गया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ पर स्कैफोल्डिंग होता, तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी किसने प्रस्तुत की है? वो भी वाइगोत्स्की के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। और वाइगोत्स्की के बारे में ये ध्यान रखना है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखने को महत्वपूर्ण माना है। और ये इन्होंने अधिगम का कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो देखिएगा साथियों, हमारा सही आंसर वाइगोत्स्की हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा विकसित की है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिकांश स्कूलों में शिक्षक का प्रावधान नहीं है। कौन से शिक्षक का? अतिरिक्त शिक्षक का, विशिष्ट शिक्षक का, सह शिक्षक का, या फिर सहायक शिक्षा का? तो अधिकांश स्कूलों में साथियों विशिष्ट यानी स्पेशल शिक्षक का कोई प्रावधान नहीं है। विशिष्ट शिक्षक वो होता है जो विशिष्ट, जो CWSN बालक होते हैं ना, CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किसकी? विशिष्ट शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश स्कूल, जो अधिक स्कूल होते हैं उनमें इस शिक्षक की आवश्यकता तो होती है, परंतु वहाँ पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो अधिकांश स्कूलों में किसका प्रावधान नहीं है? तो विशिष्ट शिक्षक का प्रावधान अधिकांश स्कूलों में नहीं है। देखिएगा साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों को और अपने जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो, किसी भी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी जो ये मेहनत है ये सार्थक हो सके। अगला प्रश्न है, मैस्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें हैं। बुनियादी ज़रूरतें क्या है? क्या सुरक्षा और अनुमान, शारीरिक और आत्मप्रेम, या फिर आत्मबोध और विश्वास और प्यार की आवश्यकता, या फिर शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता? तो देखिएगा साथियों, जो मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो, ये उन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया। उसको हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कह सकते हैं, उसको हम मांग का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और उसको हम मानवतावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो 5 स्तर बताए, उन्होंने सबसे पहले स्तर में बताया है कि व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है। पहले स्तर में उसको शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड्स होती है। दूसरे, समाज की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब उसे जन्म लेने के बाद शरीर की आवश्यकता अगर उसकी पूरी हो जाती है, खाने पीने की आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? सुरक्षा की। तो वो सुरक्षा के हिसाब से अपना घर बनाता है। तीसरा जो होती है उसको समाज की आवश्यकता, मतलब अगर ये दोनों ज़रूरतें उसकी पूरी हो गई तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? उसको समाज की। चौथी आवश्यकता उसको किसकी होती है? सम्मान की आवश्यकता होती है। और पांचवी जो आवश्यकता होती है उसको आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है? आपके प्रश्न में पूछा है मैस्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम, यानी प्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने प्रतिपादित किया, और पदानुक्रम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको, मांग का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम इसको, और मानवतावादी सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। तो इसकी ज़रूरतों के अनुसार बुनियादी यानी सबसे निचले स्तर की आवश्यकताएं क्या है व्यक्ति की? क्या सबसे पहले व्यक्ति आत्मसिद्धि चाहता है? बिल्कुल नहीं, वो तो 5वीं आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति की आवश्यकता होगी वो होगी फिजिकल नीड्स, यानी उसकी शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। पहली जो आवश्यकता होगी वो कौन सी? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी जो आवश्यकता होगी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो होगी उसकी
समाज की आवश्यकता, चौथी आवश्यकता कौन सी होगी, सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी जो आवश्यकता होती है उसकी वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूछा है, तो बुनियादी ज़रूरतें कौन सी होती है, शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा की सुरक्षा, मतलब शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता उसकी पहली यानी बुनियादी पहली और दूसरी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो से संबंधित आपके प्रश्न था जो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो इस सार्थक पहल को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक शिक्षक गलत अवधारणा को दूर करने के लिए इनमें से किसका व्यवहार नहीं कर सकता है, मतलब शिक्षक क्या कर सकता है, गलत अवधारणा को दूर करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए शिक्षक को। प्रश्न में आपको दिया गया है कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तत्काल प्रतिक्रिया, मूल्यांकन दृष्टिकोण, आत्मनिर्देशन में सीखना, इकाई से पहले और बाद में प्रश्नोत्तरी शैली का मूल्यांकन, या फिर फ्लिप कक्षा का दृष्टिकोण। तो एक शिक्षक को गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं करवाना चाहिए, मतलब आत्मनिर्देशन में सीखने का काम शिक्षक को नहीं करवाना चाहिए। तो ये 28वां प्रश्न था, मतलब गलत अवधारणाएं जो आती हैं हमारे सामने उसको दूर करने के लिए हमें आत्मनिर्देशन में मतलब स्वयं ही निर्देश देना और सीखना वो काम शिक्षक को नहीं करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का सिद्धांत भी के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपके जो अधिगम का सिद्धांत दिया है यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कहा जा सकता है, जिसको किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसको आपके प्रश्न में पूछा गया है कि किस नाम से जाना जाता है, यानी मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण का सिद्धांत जो है इसको अन्य किस नाम से भी जान सकते हैं हम। तो मॉडलिंग और प्रतिरूपण का सिद्धांत जो है उसको हम साथियों उसको सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के द्वारा भी प्रतिपादित किया जा सकता है। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। 1925 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1925 में बांडुरा का जन्म हुआ था। और इस सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं हम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, और सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जा सकता है इसको, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। तो ये इतने इसके उपनाम है। तो देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग के अधिगम सिद्धांत को किस रूप में जाना जा सकता है, तो इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह सकते हैं हम। और मैंने क्या क्या बताए हैं, अवलोकनात्मक अधिगम कह सकते हैं हम इसको, अनुकरणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम भी इसको कहा जा सकता है, और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा ने कहा है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अल्बर्ट बांडुरा ने किस पर प्रयोग किया, तो उसने अल्बर्ट बांडुरा ने 1961 की बात है, 1961 में किस पर प्रयोग किया, बोबो नामक एक डॉल थी उसके ऊपर प्रयोग किया। बोबो डॉल के ऊपर किसने प्रयोग किया था, तो वो अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किया था। ये 29वां प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है जो कि आपका आखिरी प्रश्न है, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है। तो देखिएगा साथियों, हमने चिंतन के बारे में अभी पहले भी जाना है, यानी अब आज की वीडियो में अभी पहले वाले प्रश्न के बारे में जाना है। तो चिंतन दो प्रकार से होता है, स्वाली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वाली चिंतन का कोई प्रकार नहीं होता है, परंतु यथार्थवादी चिंतन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। तो हम यहाँ पर चिंतन में सबसे सम्मिलित कौन होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, तो चिंतन में सबसे ज़्यादा तर्क यानी रीजनिंग को महत्व दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तर्क करता है व्यक्ति, वही तर्क के द्वारा ही सबसे ज़्यादा चिंतन कर पाएगा। तो तर्क को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है इसमें। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए हैं। तो कल के लिए भी तैयार रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे इसका पृष्ठ पोषण मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।